तो गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का नीड ऑफ फिजिक्स चैनल में। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा हार्ड टॉपिक है, लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक ना आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। आप कितना पावरफुल आपका इमेजिनेशन है, और आप अ, देखो, इमेजिनेशन अगर आपका पावरफुल है ना, आप प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ये जो टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डुअल नेचर, ये सब जो चैप्टर्स है ना, उसमें हम लोग को कंसेप्ट क्लियरिटी ज्यादा लगता है। मतलब फॉर्मूलाज वहाँ पे कम है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूले ज्यादा है और कंसेप्ट भी है, लेकिन दीज टू फैक्टर्स डिपेंड ऑल ऑन इमेजिनेशन। ओके, कि कैसे चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है, कैसे उसके प्रॉपर्टीज दूसरे चार्ज पार्टिकल को इफेक्ट करते हैं, ये सब समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये वर्ड का मतलब पहले समझते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रो और स्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब एक कोई भी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज पार्टिकल, और स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी, मतलब एट रेस्ट, एक पोजीशन पे, फिक्स्ड पोजीशन पे, वो मूव नहीं हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल एक रेस्ट पे है, मतलब चार्ज पार्टिकल एक पोजीशन पे है। ओके। तो वो जो चार्ज पार्टिकल जो एक पोजीशन पे है ना, उसके प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करते हैं। ओके। तो वो सारे जो प्रॉपर्टीज है ना, वो एक ब्रांच के अंडर आते हैं। उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि कोई भी पार्टिकल होने दो, वो अगर रेस्ट पे है, ओके, तो उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो है वो चार्ज डेंसिटीज है। ठीक है। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अभी ये जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो बॉडीज के साइज और शेप के ऊपर क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है। अगर बॉडी लीनियर है, स्ट्रेट है, तो चार्ज डेंसिटी उसके ऊपर जो होगा वो लीनियर होगा। ठीक है। रॉड पाइप देखो ना, एग्जांपल देखो, रॉड पाइप है, तो रॉड पाइप पे ना चार्ज डेंसिटी लीनियर है, मतलब चार्ज जो है ना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली। ओके। पूरे रॉड पूरा रॉड का शेप कैसा है, लीनियर है, तो चार्ज लीनियरली स्प्रेड होगा। ठीक है। तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब ये तो बेसिक फॉर्मूला है। इसमें कैसा है कि पूरे बॉडी का मास और वॉल्यूम दोनों के ऊपर चार्ज जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। इसलिए इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ओके। तो इसकी एग्जांपल है रॉड। ओके। अब यहाँ ये जो है ना, ये लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, ये पहले समझ के लेते हैं क्या है। ये जो लैम्डा है ना, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ओके। अभी जैसे जैसे एक एक चार्ज डेंसिटी आते जाएंगे ना, हम लोग नोटेशन देंगे। ठीक है। जैसे कि लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर ये देखो सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद रो, ये देखो, ये जो है ना रो, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी क्यू अपॉन डी वी। ठीक है। तो हर एक चार्ज डेंसिटी के लिए अलग अलग सिम्बॉल्स है, अलग अलग नोटेशन है। ठीक है। वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लैम्डा याद आपको आपने लैम्डा याद किया ना, तो आगे का फॉर्मूला आपको इजीली आ जाएगा। जैसे कि लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो अभी ये डी क्यू क्या है, तो जब भी आप डी क्यू या फिर डी ए या फिर डी एल ऐसा सब देखते हैं ना, तो ये जो डी है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनेटेसिमल, मतलब सबसे छोटा, सबसे स्मॉल। ठीक है। अब डी क्यू का मतलब क्या है, स्मॉल चार्ज। डी एल का मतलब क्या है, स्मॉल लेंथ। तो स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल लेंथ। ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, पर यूनिट। ठीक है। तो स्मॉल चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी ये जो आपको आयरन रॉड दिख रहा है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हर एक पार्ट के ऊपर स्प्रेड हुआ है। ठीक है। इनफाइनेटेसिमल चार्ज एलिमेंट ऑफ डीएल एंड चार्ज डी क्यू। इसका मतलब क्या है कि जितना चार्ज होगा ना, वो उतना लेंथ ऑक्यूपाई करेगा। अगर चार्ज डी क्यू है, अगर चार्ज स्मॉल है, तो स्मॉल लेंथ के ऊपर ऑक्यूपाई करेगा। अगर चार्ज बड़ा है, तो बड़े लेंथ के ऊपर ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग वी आर कंसिडरिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, सो वी विल कंसिडर स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या आएगा फॉर्मूला,
देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी वर्ड में ही लीनियर है, वर्ड में ही लेंथ है, ओके वर्ड में ही लेंथ आता है, तो हम लोग डी क्यू अपॉन डी एल बोलते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या आएगा, सरफेस मतलब एरिया रिलेटेड है, तो एरिया रिलेटेड है, इसका मतलब डी क्यू अपॉन डी ए आएगा। देखो न्यूमरेटर सेम है तीनों में, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन तीनों में ना न्यूमरेटर सेम है, डी क्यू ही आएगा, ठीक है डी क्यू, ओके मतलब वो चार्ज के रिलेटेड ही है। फर्क डिनोमिनेटर में गिरेगा, ठीक है डिनोमिनेटर में डी क्यू अपॉन डी वी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिनोमिनेटर में डी क्यू अपॉन डी ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर डी क्यू अपॉन डी एल है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब बाय हार्ट करने के ट्रिक से ये, कि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग रहेगा तो हम लोग उससे क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा टाइप है चार्ज डेंसिटी का, समझ रहे हो। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर याद रखना है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस पर यूनिट एरिया, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अभी देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, when the charge is distributed when the charge is distributed over a given surface, the charge density is surface charge density, मतलब डिस्क प्लेट, अभी देखो बॉडीज के अनुसार चार्ज डेंसिटी होती है, अगर बॉडी डिस्क है प्लेट है मतलब सरफेस रिलेटेड है। अभी रॉड में सरफेस ही नहीं है, रॉड में कैसा सरफेस ही नहीं है, ओके लीनियर बॉडी है, तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंडर उसको मेंशन करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, देखो ना इस पे सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है रॉड में सरफेस एरिया था ही नहीं, रॉड में सिर्फ लेंथ थी, लेकिन यहाँ पे एरिया है, तो वी कंसीडर एरिया दिस टाइम, सरफेस फैक्टर में एरिया कंसीडर करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू अपॉन है, देखो अभी यहाँ पे मैंने क्यू अपॉन ए, एक्चुअली वो डी क्यू अपॉन डी ए होना चाहिए, ओके सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, जैसे लैम्बडा था ना डी क्यू अपॉन डी एल, वैसे सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके अभी लीनियर हो गया, सरफेस हो गया, वॉल्यूम तो इजी है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, स्पीयर बोलते हैं, ठीक है स्पीयर, स्पीयर एक 3D ऑब्जेक्ट है ना, देखो ना अभी ये जो है वो 2D है और ये 1D है, ओके 1D 2D और 3D में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। 1D मतलब एक ही एक्सिस पे, एक्स एक्सिस नहीं तो वाई एक्सिस नहीं तो जेड एक्सिस, एक ही एक्सिस पे, या फिर बोल सकते हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ओके। लेकिन अगर आप प्लेन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है अभी जैसे सरफेस जो होता है ना वो एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, रॉड जो है वो एक्सिस के ऊपर होता है, ओके रॉड जो है वो एक्सिस के ऊपर होता है, तो रॉड अगर ये हॉरिजॉन्टल रॉड है ना, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये वर्टिकल रॉड बनेगा, तो वर्टिकल रॉड मतलब कौन सा एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल रॉड मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये जो लीनियर बॉडीज है ना वो हमेशा एक्सिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। बाकी जो सरफेस रिलेटेड बॉडीज है वो प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ओके दो एक्सिस का मिला के एक प्लेन होता है, तो वो प्लेन में वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो। और वॉल्यूम वॉल्यूम एक 3D मतलब जो भी 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि फुटबॉल, फुटबॉल एक स्फीयर है राइट, तो 3D ऑब्जेक्ट में तीनों एक्सिस आते हैं एक्स वाई जेड, ओके एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस मिला के एक और मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखो चार्ज डेंसिटी मतलब क्या और इसके एग्जांपल्स क्या और इसके फॉर्मूलेस, ओके। हाँ यहाँ पे देखो इनफाइनाइटेसिमल चार्ज एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डीवी एंड चार्ज डीक्यू, मतलब ये जो स्मॉल चार्ज डीक्यू है ना वो पर यूनिट स्मॉल वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड हुआ है, ठीक है ओके। तो पहला टॉपिक तो हो गया चार्ज डेंसिटीज, अभी दूसरा टॉपिक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके ये स्टेटमेंट भी है और स्टेटमेंट से फॉर्मूला भी इसका बनाते हैं, देखो साइड में दिया है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन है ना डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो सबसे पहले समझते हैं परमिटिविटी का वर्ड क्या है, मतलब क्या है, ठीक है। परमिशन मतलब क्या, हम लोग सॉरी अलाउ करते हैं किसी चीज को, राइट परमिशन मतलब अलाउ करते हैं, तो परमिटिविटी मतलब क्या, परमिटिविटी मतलब प्रॉपर्टी टू अलाउ, ओके। ऑफ फ्री स्पेस मतलब क्या, जैसे कि एयर वैक्यूम, ठीक है। तो एयर में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं ना, अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है, ये स्पीयर दिख रहा है आपको, ये स्पीयर में ना सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज से रेज निकल रहे हैं, देखो ये जो येलो येलो लाइंस है ना वो रेज है, ठीक है।
ओके, तो ये जो रेज है ना, हाँ, तो ये जो रेज है ना वो पूरे मीडियम में स्प्रेड हुआ है, ठीक है, पूरे मीडियम में स्प्रेड हुआ है। तो ये पूरे मीडियम में स्प्रेड हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो मीडियम ने इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ किया है, ठीक है। ओके, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ओके, तो क्यू क्या है, एनक्लोज चार्ज सी, सॉरी एनक्लोज चार्ज इन कूलम, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। और देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू भी दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो 8.85 से अच्छा राउंड ऑफ करके 9 याद रखते हैं, ठीक है। मतलब कैलकुलेशंस के टाइम हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो समझ में आया कि चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हाँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इन एयर is equal to 1 upon epsilon times total charge contained inside the surface। फिर से पढ़ते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस। ओके, तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये टर्म थोड़ा अच्छे से समझा दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कैसे एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहे, तो ये बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस ना एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहे हैं एक मीडियम में, ठीक है। परमिटिविटी क्या था, परमिटिविटी इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ कर रहा था, बराबर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ वो क्लोज होने चाहिए, मतलब कॉम्पैक्ट होने चाहिए, मतलब एक ही जगह से वो निकलने चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्पीयर, ये स्पीयर जो है ना, ओके, ये स्पीयर एनक्लोज्ड सरफेस है, मतलब अंदर भी है और बाहर से क्लोज्ड है पूरा, बराबर। ओके, बाहर से पूरा क्लोज्ड है, अंदर चार्ज है और बाहर से पूरा क्लोज्ड है, ठीक है। तो एनक्लोज सरफेस होना चाहिए, तो एनक्लोज सरफेस होना चाहिए, समझ रहे हो। क्लोज सरफेस इन अ वैक्यूम एयर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। ये देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, ओके, इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड द सरफेस, ठीक है। मतलब टोटल मतलब क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज कितना है, ओके, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, बस इतना ही समझो। टोटल आपका जो क्लोज सरफेस है ना उसमें टोटल चार्ज कितना है, बस इतना ही याद रखो। बाहर बाहर तो आप कर ही रहे हो, लेकिन मीनिंग समझ के बाहर करो कि गॉस लॉ क्या कहते हैं। तो गॉस लॉ कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज रहता है, ओके। तो इससे अच्छा क्या याद रखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एनक्लोज्ड जगह में कितना चार्ज है वो बताता है, ये याद रखो, ठीक है। ये तो छोटा डेरिवेशन है। देखो मैं एक बताता हूँ, क्या आपको दिख रहा है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये ई वेक्टर जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, और जो डी ए वेक्टर है ना वो एरिया वेक्टर होता है। मैंने बोला था ना, डी ए डी क्यू डी एल, डी क्यू चार्ज था इनफाइनेटेसिमल चार्ज, डी एल इनफाइनेटेसिमल लेंथ, और डी ए जो है वो इनफाइनेटेसिमल एरिया होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये देखो लास्ट में दिया ना, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये पहला फॉर्मूला होता है। और ये पहला फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो ऊपर वाले से आता है, वो भी याद रखो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। बे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, magnitude of one quantity multiplied by magnitude of other quantity multiplied by cos of the angle between the two quantities। मतलब ये जो ई वेक्टर और डी वेक्टर होगे ना वो किसी ना किसी एंगल पे होगे, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना उसका cos थीटा लेने का, समझ रहे हो। तब जाके आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो दो फॉर्मूलाज है, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। जहाँ पे एप्लीकेशन होगा वहां पे आप किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट में जो फॉर्मूला दिया है ना, ओके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, वो इस फॉर्मूला से आया है, ठीक है, ये याद रखो, ओके। तो गॉस लॉ हम लोग ने किया कंप्लीट, ओके। नाउ हाँ, यस, फॉलोस पे, अच्छा ठीक है। अभी जो गॉस लॉ हम लोग ने पढ़ा ना, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस 3 है टोटल, मतलब 3 एप्लीकेशंस है ना। तो उसके डेरिवेशंस एग्जाम में आते हैं, वो एप्लीकेशंस के बारे में पूछते हैं, मतलब डिराइव करो, ठीक है। होलो स्फीयर या तो स्फेरिकल शेल देंगे,
और सेकंड होता है शायद हाँ इनफाइनाइट शीट होता है, और एक सिलेंडर होता है। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है ना, ये थ्री ऑब्जेक्ट्स है, वो थ्री ऑब्जेक्ट्स याद रखो, होलोस्फीयर, ओके, एक सिलेंडर और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ज शीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग होलोस्फीयर से स्टार्ट करेंगे। ओके, होलोस्फीयर और स्पेरिकल शेल। ठीक है, होलोस्फीयर और स्पेरिकल शेल। ठीक है, तो इसमें ना डायग्राम से पहले समझते हैं कि ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। ओके, अभी ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इसके सॉरी 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 ओके, ये जो गॉसियन सरफेस आपको दिख रहे हैं ना, ये गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, ये स्पीयर है, स्पीयर है। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर स्पीयर है। ठीक है, और स्पीयर के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है। ठीक है, ओके, अगर स्पीयर, देखो याद रखो, अगर स्पीयर चार्ज होगा ना, तो उसके भीतर गॉसियन सरफेस क्रिएट होगा, ये याद रखो। तो ये गॉसियन सरफेस ऐसे ही नहीं बना है, वो गॉसियन सरफेस जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना स्पीयर के ऊपर, उसकी वजह से ये बना है। ठीक है, हाँ, अभी ये डायग्राम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम से हम लोग अपना डेरिवेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सेंटर हमने ओ लिया, ओ से लेके ये जो स्पीयर का जो एंड है ना, ओके, वो आर है। ठीक है, और ये जो ओ से लेके गॉसियन सरफेस तक का जो एंड है ना, वो एस लेते हैं। ठीक है, ओके, एक एक साइड एस लेते हैं और एक साइड पी लेते हैं, देखो पी लिया। ठीक है, और हाँ, और कैपिटल आर मतलब क्या, कैपिटल आर मतलब रेडियस ही, याद रखो, कैपिटल आर और स्मॉल आर में ना डिफरेंस होता है। ठीक है, कैपिटल आर मतलब रेडियस, और स्मॉल आर जो है ना, वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, समझो ना, एक चार्ज स्पीयर है। ठीक है, चार्ज स्पीयर है, तो चार्ज स्पीयर से 2 और 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें मतलब ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट पे हम लोग को उस चार्ज पेयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हुआ। ठीक है, एनक्लोज सरफेस में, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ बाहर। अंदर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ ना, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो वो पूछ सकते कि स्पीयर के बाहर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तभी हम लोग को ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का यूज हम लोग को समझ आ जाता है कि कहाँ पे। यहाँ पे देखो डीएस, डीएस वेक्टर क्या है, डीएस मतलब सरफेस मतलब एरिया, तो डीएस और एरिया सेम ही है, बस एरिया को नोटेशन के लिए डीएस वेक्टर यहाँ पे यूज किया है। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, इन दोनों का एरो सेम क्यों है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों एक ही लाइन में, एक ही लाइन ऑफ कांटेक्ट में, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, समझ रहे हो। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं मिलेगा। देखो ना, कॉस 90 जो होता है ना, वो जीरो होता है, लेकिन 90 कब होता है, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तब जाके एंगल 90 होता है। यहाँ पे तो दोनों वेक्टर एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, राइट, तो 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, तो कॉस 0 1 होता है। तो इसका मतलब ई वेक्टर जो भी होगा, डीएस वेक्टर जो भी होगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो है। फाई इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला था ना, ये देखो, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। हाँ, तो ई वेक्टर का वैल्यू पुट करो और डी वेक्टर का वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट करो, आपको आई मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, अभी ये जो ग्राफ है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट किया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, मतलब एक पॉइंट है जो स्पीयर के बाहर है। ओके, ओके, तो सेंटर से उसका स्मॉल आर डिस्टेंस है। ओके, और स्पीयर का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन, ग्राफ में ऐसा कंडीशन दिया है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब जो भी डिस्टेंस है ना, वो रेडियस के इक्वल टू है। मतलब समझो यहाँ पे मैंने जो माउस रखा है ना, ठीक है, वो माउस समझो मैं इधर रख रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है ना, मैंने स्पीयर के बॉर्डर पे रखा, मतलब मेरा रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, बराबर, रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो तब है ना, पॉइंट याद रखो, जब भी ना पॉइंट स्पीयर के सरफेस पे ऊपर होता है ना, तब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, सरफेस के ऊपर है। ओके, तो जैसे जैसे ना हमेशा है ना इनवर्स लॉ याद रखो, इनवर्स लॉ, देखो ना, इनवर्स लॉ में देखो ना, फोर्स और रेडियस,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बराबर। जैसे दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर दो बॉडीज दूर 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 जा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स कम होगा ना, फोर्स कम होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉडीज है ना, यहाँ पे जो बॉडीज है ना, एक मिनट ना, सॉरी गाइस, डिस्टरबेंस था, अलार्म अलार्म बज गया बीच में ही। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग ग्राफ पे थे, ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर पॉइंट स्पीयर के ऊपर हुआ ना, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। आप खुद ही इमेजिन करो ना, मैं बोला ना चैप्टर के पहले ही बोला था कि इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करो कि एक स्पीयर है, ठीक है, जिसको चार्ज किया है, ठीक है, और उसके ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल रखा है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या उससे दूर किधर तो चार्ज पार्टिकल रखा है, वहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। अगर पार्टिकल स्पीयर के ऊपर है ना, तो ही उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा ना। समझो, थोड़े डिस्टेंस पे रखा है तो भी होगा, लेकिन बहुत दूर रखा है तो कैसे होगा, ठीक है। तो ई, कैपिटल ई और आर, ठीक है, इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी कम ही होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ना, तो देखो डिस्टेंस क्या हो रहा है, सॉरी, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। देखो, ग्राफ देखो नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर डिस्टेंस बड़ा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो जीरो से चालू करते हैं, जीरो से आर तक, ठीक है, जीरो से आर तक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, यहाँ पे दिखाया नहीं है, यहाँ पे दूसरा कंडीशन लिया है ना, कि अगर डिस्टेंस बड़ा है तो क्या होगा। मैं, चलो आपको सेंटर से समझाता हूँ। अगर सेंटर पे हम लोग ने पॉइंट रखा ना, ठीक है, सेंटर पे पॉइंट रखा, सेंटर से हमने चालू किया, ठीक है, सेंटर से चालू किया, तो सेंटर से लेके ना स्पीयर की रेडियस तक दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा और डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। रेडियस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है सेंटर से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कम हो रहा है, कम होगा, लेकिन जैसे ना स्पीयर क्रॉस स्पीयर का बॉर्डर है ना मैक्सिमम, उसके बाद कम होगा। मतलब ऐसा, ऐसा और ऐसा ही, ठीक है। याद रखो, पहले इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम, फिर कम होते जाएगा, ठीक है। ये जो पहला पार्ट है ना, वो नहीं दिखा है, डायरेक्ट दूसरा पार्ट ही दिखा है, ताकि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ का जो पार्ट था ना, यहाँ पे कैपिटली ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। ओके, तो ग्राफ समझ में आ गया। ओके, ग्राफ अगर समझ में आया तो हम लोग डेरिवेशन के ऊपर देखते हैं। डेरिवेशन कौन सा, जरा देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। डेरिवेशन इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो, मैंने जैसा बताया था वैसे ही करने का। स्मॉल आर क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। देखो, ये जो कैपिटल आर है वो क्या है, स्फीयर का रेडियस है, वेरी गुड। ओके, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस, कैपिटल आर मतलब रेडियस। ओके, सबसे पहला गॉस लॉ लगा है। गॉस लॉ क्या, स्टेटमेंट क्या था, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो, टोटल चार्ज En लिखा है ना, एनक्लोज चार्ज अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको इक्वेशन 1 करते हैं। फिर दूसरा फॉर्मूला, मतलब गॉस लॉ की एप्लीकेशन, मतलब गॉस लॉ का फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए हम लोग ये गॉस लॉ के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, फाइ का दूसरा फॉर्मूला लिया है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन है ना, ऐसा क्लोज में लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड हुआ है ना, वो एक स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है, मतलब राउंड सरफेस है। अगर रेक्टेंगल होता या फिर स्पीयर छोड़ के, सर्कुलर ऑब्जेक्ट छोड़ के कोई भी सरफेस होता ना, तो हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन ही लेते। लेकिन यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे स्पीयर है ना, तो यहाँ पे हम लोग सर्कल मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 1 और 2 को इक्वल कर देंगे। देखो, 1, ये 1 है और ये 2 है, दोनों को इक्वल किया। ओके, अभी सबसे पहले ना इन्होंने तीन केसेस लिए, एट पॉइंट P1,
ओके एट पॉइंट P1, ओके यहाँ पे देखो इन्होंने ग्राफ अच्छे से नहीं बनाई। एक्स एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बराबर। यहाँ पे देखो अभी ये P3 जो है ना, P3 जो है ना, वो मैंने बोला था ना कि रेडियस के अंदर है, मतलब स्पीयर के अंदर है, ठीक है। P2 जो है वो स्पीयर के ऊपर है, ठीक है, और P1 जो स्पीयर के बाहर है। तो तीन केसेस होते हैं, तीन केसेस हमेशा याद रखो। P1 स्पीयर के बाहर, P2 स्पीयर के ऊपर, और P3 स्पीयर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले P1 जो बाहर है ना, वहां का स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी एट P1 ना, कंडीशन याद रखो। P1 है ना, P1 किधर है, स्पीयर के बाहर है ना। तो डिस्टेंस देखो ना, ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, बराबर। तो स्मॉल आर जो है वो रेडियस से तो बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब जो भी डिस्टेंस है ना, वो रेडियस से बड़ा है, ठीक है। अभी देखो, अभी सीन क्या होता है देखो,